हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो अब हम लोग देखेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है? पहले तो हाइड्रोजनेशन हम सुने होंगे, टेंथ में आपने एक टर्म्स पढ़ा होगा जिसमें आपको बताया गया होगा कि जिसमें जैसे अनसैचुरेटेड फैट से सैचुरेटेड फैट बनाते हैं, तो जो वनस्पति घी डालडा जो बनाने का प्रोसेस है, उस चीज़ पे अगर याद हो तो तुमने वहाँ पे पहली बार हाइड्रोजनेशन का नाम सुना होगा। तो हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन का एडिशन, कि हाइड्रोजन को ऐड करना। तो अगर हाइड्रोजन को अगर ऐड कर रहे हो तो उसी को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। H2 का एडिशन ही हाइड्रोजनेशन कहलाता है। तो अगर H2 का एडिशन जो होगा वो हमारे पास किस में करवाएंगे? सॉरी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। सॉरी, हमें जो पढ़ना है वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन पढ़ना है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। अब इसमें देखना कि हमें हाइड्रोजन अगर ऐड करेंगे अल्कीन में तो क्या होगा। जैसे देखो, सीधा सिंपल सी बात है, सी डबल बॉन्ड, हमारे पास सी डबल बॉन्ड। अगर इसमें हमने हाइड्रोजन हाइड्रोजन H2 का अगर एडिशन करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, पाई बॉन्ड्स ब्रेक करेगा और हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म होंगे। ये मॉलिक्यूल्स हमारे पास जनरेट होगा। गौर से देखना, इस मॉलिक्यूल्स में अगर हम बात करेंगे तो ये जो हमारे पास पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड, वन पाई बॉन्ड हमारे पास क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। और यहाँ पे देखो हमारे पास टू सिग्मा बॉन्ड्स, टू सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म। तो एक हमारे पास पाई बॉन्ड टूटा और टू बन कितने रहे हमारे पास, दो। अब देखो, दो सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं और देखना ये पाई बॉन्ड्स क्या है, हमारे पास एक वीक बॉन्ड है। पाई बॉन्ड्स हमारे पास क्या है, एक वीक बॉन्ड है। पाई बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड आर पाई बॉन्ड्स आर वीक बॉन्ड, वीक बॉन्ड होता है। और सिग्मा बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड आर स्ट्रॉन्ग। अब यहां से बात समझना, अगर पाई बॉन्ड्स हमारे पास टूटा तो पाई बॉन्ड टूटा, अगर सिग्मा बॉन्ड हमारे पास फॉर्म होगा और सिग्मा बॉन्ड पहले से वीक जो बॉन्ड है उससे स्ट्रांग बॉन्ड बना, और अगर स्ट्रांग बॉन्ड बन रहा है तो मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा। बात समझना, जैसे ये हमारे पास मान के चलो एक बॉन्ड बॉन्ड है, ये हमारे पास एक बॉन्ड है। इस बॉन्ड टू हमारे पास पहले जितना था वो और मोटा या फिर ऐसा और स्ट्रांग हो गया, और स्ट्रांग होगा तो ये टूटेगा नहीं, अगर टूटेगा नहीं तो हमारे पास स्टेबल होगा। और जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा एनर्जी हमारे पास घटेगा, और एनर्जी घटेगा तो इस केस में क्या होगा कि हमारे पास एनर्जी जो होगा वो या अगर रिएक्शंस में लिखोगे तो प्लस लिखोगे, अगर हमारे पास या तो फिर दूसरा कर सकते हो कि डेल्टा एच के टर्म्स में लिखोगे तो यहाँ पे माइनस का टर्म्स हमारे पास माइनस में आएगा। ये कोई भी मान लेते हैं माइनस एक्स किलो जूल पर मोल हमारे पास। अब यहाँ से बात समझना कि ये जो हमारे पास पाई बॉन्ड से सिग्मा बॉन्ड्स बन रहा है, अगर मॉलिक्यूल स्टेबल हो रहा तो हीट रिलीज होगा। अब इसी को बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, कि हाइड्रोजन के एडिशन के बाद हमारे पास हीट रिलीज होता है। तो जब हम किसी एक मोल्स में, एक मोल ऑफ अल्कीन, एक मोल ऑफ अल्कीन को हमारे पास, एक मोल अल्कीन लेंगे और उसमें हम हाइड्रोजन अगर ऐड करेंगे तो जो हीट का चेंजेस आएगा उसी को बोलेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब ये जो हीट जो रिलीज हो रहा है, हीट जो रिलीज हो रहा है उसी में हम लोग कंपेयरिंग करेंगे कि अगर हमारे पास अलग अलग अल्कीन रहा तो उस अलग अलग अल्कीन में हमारे पास किस में हीट ज़्यादा रिलीज होगा, किस में कम रिलीज होगा। तो उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग चेंज करना सीखेंगे। तो यहाँ से हमारे पहले तो समझ लेते हैं कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या था हमारे पास। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन is a amount of heat release by heat of hydrogenation is the amount of heat release by hydrogenation
हाइड्रोजनेशन ऑफ 1 मोल ऑफ अल्कीन, कि 1 मोल हम अल्कीन लेंगे और उसका हीट ऑफ अगर उसमें हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं मतलब हाइड्रोजन का एडिशन, तो जो हीट रिलीज होगा उसी को हम बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब यहां से देखना हमारे पास जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब यहाँ से देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है हमारे पास, स्टेबिलिटी ऑफ देखो दो चीज फैक्टर्स आएगा हमारे पास। पहला तो अगर एक पाई बॉन्ड्स टूटेगा तो 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनेगा, तो पहला तो जितना ज़्यादा पाई बॉन्ड्स होंगे उतना ज़्यादा हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकलेगा, क्योंकि अगर हमारे पास 4 पाई बॉन्ड, तो अगर एक था तो 2 सिग्मा बना, 2 होगा तो हमारे पास 4 बनेगा, 4 होगा तो 8 होगा, अगर हमारे पास 5 होगा तो 10 बनेगा। तो जितना ज्यादा पाई बॉन्ड्स, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, कि पाई बॉन्ड जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमारे पास रिलीज होगा। दूसरा जो फैक्टर है वो हमारे पास फैक्टर आ जाता है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, कि अल्कीन कितना ज़्यादा स्टेबल है। अगर पहले से मान के चलो कि अल्कीन अगर स्टेबल हो गया तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमारे पास कम निकलेगा। इस चीज़ को थोड़ा सा समझना, ये जो अगर हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक मतलब इस केस में हमारे पास हीट रिलीज होगा। तो मान के चलो कि हमारे पास एक जनरल ग्राफ लेते हैं, ये हमारे पास रिएक्टेंट्स है, ये हमारे पास प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ देखो ये अल्कीन हमारे रिएक्टेंट यहाँ पे R1 ले रहे हैं, दूसरा हम यहाँ पे मान ले रहे हैं ये हमारे पास है R2, और यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं R3। ये एनर्जी का हमारे पास एक्सिस है, ये एनर्जी का, और ये हमारे पास टाइम का। अब यहाँ से समझना थोड़ा सा, जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ज़्यादा एनर्जी और स्टेबिलिटी कैसे है एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो जितना ज़्यादा हमारे पास एनर्जी होगा उतना ज़्यादा हमारे पास अनस्टेबल होगा मॉलिक्यूल, और जितना ज़्यादा हमारे पास मॉलिक्यूल्स स्टेबल होगा उसकी एनर्जी उतनी कम होगी। तो हमारे पास स्टेबिलिटी और एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से साइड में लिख सकते हैं हमारे पास जो स्टेबिलिटी होगी और एनर्जी जो होगी वो एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितना ज़्यादा एनर्जी उतना ज़्यादा हमारे पास अनस्टेबल। तो अगर ये अनस्टेबल है तो देखो यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वही हमारे पास हीट ऑफ रिएक्शंस होता है। तो जितना ज़्यादा अनस्टेबल होगा उतना ज़्यादा एनर्जी होगी, और मतलब अगर R1 सबसे अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी। तो अगर हमारे पास इस केस में यहाँ पे ग्राफ आएगा, ये डेल्टा H1 कंसिडर कर सकते हैं इस केस में, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो डिफरेंस है वो डेल्टा H2 आ जाएगा और यहाँ पे डेल्टा H3 आ जाएगा। तो देखो जितना ज़्यादा अनस्टेबल रिएक्टेंट होगा, अनस्टेबल रिएक्टेंट कौन है इस केस में, अल्कीन। तो अगर जितना ज़्यादा हमारे पास अल्कीन अनस्टेबल होगा उतना ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा, और जितना ज़्यादा हमारे पास अगर स्टेबल होगा उतना कम हमारे पास निकलेगा। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अभी हमने देखा था कुछ देर पहले, और स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन होता क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। तो अगर स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन पहला फैक्टर था हमारे पास रेजोनेंस, रेजोनेंस में दो चीज एरोमेटिक और दूसरा बोल सकते हैं लेंथ ऑफ रेजोनेंस, और दूसरा जो फैक्टर्स था अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना हाइपर कंजुगेशन। तो इसी के बेसिस पे हम लोग पता करेंगे कि दो अगर अल्कीन दिया हुआ है तो किसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगा। तो अगर स्टेबिलिटी के बेसिस पे कर लोगे, अल्कीन की स्टेबिलिटी के बेसिस पे कर लोगे तो अल्कीन की स्टेबिलिटी का जस्ट उल्टा कर देना है। अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकालना है तो अल्कीन की स्टेबिलिटी का जस्ट उल्टा। अब यहाँ से समझना, जैसे अगर हमारे पास दो अल्कीन दिया हुआ है, हमारे पास CH3 CH, हमारे पास CH, ये CH एक और ले लेते हैं, CH हमारे पास CH3, एक रिएक्टेंट दिया, एक हमारे पास अल्कीन हो गया, दूसरा अल्कीन जो दिया हुआ है CH3 CH, सॉरी
CH2 डबल बॉन्ड CH, हमारे पास यहाँ पे CH डबल बॉन्ड, ये CH2 दिया हुआ है। अब गौर से देखना, अगर हमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकालना है तो इसमें पाई बॉन्ड्स का नंबर देखो। पहले पाई बॉन्ड्स का नंबर हमारे पास इस केस में 1 है, और यहाँ पे पाई बॉन्ड्स कितने हमारे पास 2 हैं। तो जितना ज़्यादा पाई बॉन्ड्स होगा उतना ज़्यादा हमारे पास सिग्मा बॉन्ड जनरेट होगा, और जितना ज़्यादा सिग्मा बॉन्ड जनरेट होगा उतना ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होगा वो हमारे पास 2 का ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू 1। इसमें अब ऐसा मत करना कि इसमें रेजोनेंस होगा तो स्टेबल हो गया, मगर स्टेबल है तो मगर फिर भी पाई बॉन्ड्स क्या है 2 है, यहाँ पे 1 है, तो एक बॉन्ड टूटेगा तो 2 सिग्मा हमारे पास फॉर्म होगा, और यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड टूटेगा तो 4 सिग्मा पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। तो सबसे पहला देखना पाई बॉन्ड्स का नंबर, जितना ज्यादा पाई बॉन्ड उतना ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब दूसरा केस हमारे पास समझना कि ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2, ये क्वेश्चन से ले लेते हैं सिर्फ क्वेश्चंस। अब ये हमारे पास है नहीं, ये ओपन वाला तो अभी रुक जाना, अभी ओपन वाला ठीक है। यहाँ पे एक हमारे पास है बेंजीन, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास दूसरा है। अब यहाँ से देखना इन दोनों क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास 3 पाई बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड, अब दोनों में हमारे पास रेजोनेंस पॉसिबल है, यहाँ पे भी हमारे पास रेजोनेंस है और इस मॉलिक्यूल में भी रेजोनेंस है, और रेजोनेंस से ये कैसा हो रहा है एरोमेटिक, और इसमें रेजोनेंस से कुछ हो नहीं रहा, तो एरोमेटिक वाले ज़्यादा स्टेबल होंगे। अगर ज़्यादा स्टेबल होंगे तो हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का या स्टेबिलिटी का जो सीक्वेंस होगा वो 1 ज़्यादा 2 कम, और हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 2 का ज़्यादा और 1 का कम होगा। तो ये आपको ये हमेशा ख्याल रखना है, अगर पाई बॉन्ड सेम आ गया तो स्टेबिलिटी के बेसिस पे, अगर पाई बॉन्ड डिफरेंट है जिसमें ज़्यादा पाई बॉन्ड उसका उतना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। दूसरा और देखना हमारे पास कि एक हमारे पास एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन और लेते हैं। इस केस में देखना हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स ले लें CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, दूसरा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों में देखो इक्वल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है, पाई बॉन्ड भी 1 2, पाई बॉन्ड्स 1 और 2, मगर इस मॉलिक्यूल्स में क्या है ये रेजोनेंस है, यहाँ पे रेजोनेंस है, सॉरी रेजोनेंस, इस केस में रेजोनेंस नहीं है और इस केस में रेजोनेंस है, और रेजोनेंस है तो मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया। तो अगर हमें स्टेबिलिटी का सीक्वेंस पूछेगा, अल्कीन की स्टेबिलिटी की बात करेगा, तो हमारे पास सेकेंड ज़्यादा स्टेबल और हमारे पास फर्स्ट लेस स्टेबल, मगर जहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करें तो उसमें स्टेबिलिटी का जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पाई बॉन्ड्स के नंबर सेम आ जाएंगे, तब हमारे पास ये देखेंगे। तो यहाँ से देखो हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसमें 1 ज़्यादा और 2 कम, क्योंकि ये स्टेबल हो गया, स्टेबल हो गया तो एनर्जी कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी तो हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अलग होगा। ये यहाँ पे वापस आना, ये जो हमारे पास फैक्टर लगा रहे हो, पाई बॉन्ड्स का नंबर जब सेम आ जाएगा तब स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन लगाना। एक चीज यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, ये तभी लगाना व्हेन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर सेम, कि पाई बॉन्ड्स का नंबर जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, अगर सेम है तभी अप्लाई करें स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, वरना पहले पाई बॉन्ड्स को प्रेफर करें। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है, ये CH3 CH डबल बॉन्ड, हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, दूसरा हमारे पास मॉलिक्यूल्स है CH3, या फिर इसमें बात करते हैं
2CH हमारे पास CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो ऊपर वाले केस में रेजोनेंस पॉसिबल है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर हमारे पास है नहीं अल्टरनेट कंजुगेटेड कंजुगेशन सिस्टम है नहीं, मॉलिक्यूल यहाँ पे sp3 देखो कार्बन है, sp3 है तो ये नॉन प्लेनर हो गया। अगर नॉन प्लेनर हो गया तो ये जो मॉलिक्यूल्स है हमारे पास ना वो प्लेनर है नहीं, तो रेजोनेंस पॉसिबल ही नहीं है। तो इस केस में रेजोनेंस हमारे पास पॉसिबल नहीं है और इस केस में रेजोनेंस हमारे पास पॉसिबल है। अगर रेजोनेंस पॉसिबल है तो यहाँ पे डायरेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के बेसिस पे ना लगाना, यहाँ पे पाई बॉन्ड्स कितने ज़्यादा हैं, यहाँ पे 1 2 3 पाई बॉन्ड और यहाँ पे है 2 पाई बॉन्ड। तो अगर 2 पाई बॉन्ड है तो 2 से कितने बनेंगे, 4 हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास ये। तो अगर यहाँ पे स्टेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे, स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल, देन हमारे पास सेकंड। और अगर हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करेंगे तो इस केस में रेजोनेंस नहीं हो रहा है और पाई बॉन्ड्स हमारे पास ज़्यादा हैं, रेजोनेंस इसमें ज़्यादा हो रहा है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसमें हमारे पास ज़्यादा, पाई बॉन्ड्स के नंबर हैं 1 2 3 और यहाँ पे 2 ही हैं। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमारे पास कितने, कौन सा आ जाएगा, 2 ज़्यादा आ जाएगा, 1 कम। एक और क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। ऑक्सीजन, ये हमारे पास फ्यूरान है और दूसरा हमारे पास मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब इन दोनों में आपको कंपेयर करना है, ये हमारे पास इसको बोलते हैं फ्यूरान और इसको बोलेंगे बेंजीन। तो इन दोनों में अगर बात करेंगे तो पाई बॉन्ड सबसे पहला फैक्टर, तो यहाँ 3 पाई बॉन्ड और यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड, और अगर 2 पाई बॉन्ड है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 3 पाई बॉन्ड का ज़्यादा। तो हमारे पास अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करेंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करेंगे तो 2 हमारे पास ज़्यादा होगा, 1 कम होगा। नेक्स्ट, अब जो हम लोग अल्कीन की बात कर रहे थे, अगर आप याद करोगे स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन में बात किए थे, तो अगर उस केस में अगर हम सेम चीज़ लगा देंगे तो जो हमने स्टेबिलिटी का लिखा था, अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का अगर निकालेंगे तो याद करो कि हमारे पास यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास लेस, ये मोर अगर स्टेबल है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का सीक्वेंस की, तो अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन तो स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इससे ज़्यादा हमारे पास जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन प्रोड्यूस करेगा, इससे अनस्टेबल वाला जिसमें अल्फा हाइड्रोजन्स के नंबर हमारे पास कम होंगे, तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन 9 होंगे। दूसरा यहाँ पे देखना, यहाँ पे 6 वाला, नेक्स्ट 6 वाला आएगा और ये 6 जिसमें मिथाइल ग्रुप सेम साइड होगा, तो इससे होता क्या कि इससे हाइपर कंजुगेशन होगा तो 1 डिग्री कार्बन आयन फॉर्म होगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, ट्रांस वाला अल्कीन, ट्रांस का अल्कीन हमारे पास ज़्यादा होगा। ट्रांस के बाद कौन सा होगा, सिस का, सिस रिपल्सन की वजह से इन दोनों में अल्फा हाइड्रोजन सेम होता है, मगर रिपल्सन की वजह से ट्रांस ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो अगर स्टेबल ज़्यादा है तो एनर्जी कम होगी, और सिस का अगर हमारे पर रिपल्सन की वजह से अनस्टेबल हो जाता है, अनस्टेबल होगी तो एनर्जी बढ़ गई, तो गैप हमारे पास डिफरेंस ज़्यादा आएगा। तो ये 6 कार्बन वाले हो गए, फिर 3 वाला आ जाएगा, 3 अल्फा हाइड्रोजन का। तो ये हमारे पास इस केस में हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा जो होगा सबसे अनस्टेबल अल्कीन का। तो ये सीक्वेंस, तो ये सीक्वेंस जैसे स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन में पढ़ा था, तो ये हमारे पास अप्लीकेबल हो जाएगा हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। बस उसमें क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ऐसे करके आप लोग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकाल सकते हो।